हम एक बैंकिंग का कियोस्क खोल रहे हैं ताकि गांव के युवा लड़के बैंक से सारी योजनाओं को ठीक से ले सके, आप लोग के सानिध्य में चीज़ों को समझ सके, उस काम को आगे बढ़ा सके, जो है आप लोगों की पूरी देखभाल और आपके मार्गदर्शन में चल सके। तो 1 एकड़ का जो कंज़र्वेशन सेंटर है, तो 3 एकड़ का कंज़र्वेशन सेंटर है, उसको सब लोग गौठान समझते हैं। लेकिन गाँव के गौठान में 2 एकड़ ज़मीन और है, एक तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोल देंगे। लेकिन एक जो है वो गुड़ी है, वो सामुदायिक गुड़ी है, 1 एकड़ में। उस सामुदायिक गुड़ी में आप सब गाँव के जितने भी लोग हैं, शहर के लोग तो खैर अलग बनाएँगे ही, पर गाँव के लोग चूँकि गाँव में भी वृद्धजन बहुत हैं, तो वृद्धजनों के लिए एक स्पेशल गुड़ी वहाँ बनाया जा सकता है सभी गौठानों में। पानी है, बिजली है, शेड है, खेलने की चीज़ें हैं और हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटी-सी लाइब्रेरी भी रखें। और चूँकि देवराज चाचा को देखता हूँ तो लगता है कि वहाँ पर म्यूज़िक का भी कुछ होना चाहिए। तो वहाँ म्यूज़िक का भी कुछ रखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब राघवेंद्र भाई हैं इसमें, तो राघवेंद्र जी जो हैं वो बैंकिंग के काम पे बहुत सहयोग कर सकते हैं और भी बाकी सब जो लोग हैं, शुभांकर जी हैं, वो बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि सरकार का कोई भी वर्ग जो ऐसा जिसको लगता है कि वो थोड़ा-सा उसकी कोई एक बात है जिसको सरकार तक पहुँचनी चाहिए, तो हम लोग हमेशा हैं। और मुझे लगता है कि आज छोटी-छोटी चीज़ों में जो चीज़ें हम जानते हैं, गाँव के भीतर में पानी को कैसे रोकना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, सड़कों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, इन सब चीज़ों को किसने बनाया? हमारे दादा लोगों ने बनाया है। मुझे याद है मेरे दादाजी, मेरे गाँव में जो धरसा था उसको उन्होंने सड़क बनवाया, मंदिर बनवाया, स्कूल बनवाया और कुछ भी अपने से नहीं बनवाया, सब गाँव के लोगों को इकट्ठा करके चंदे से बनवाया। तो ये जो आप लोग का ज्ञान, अनुभव और साथ में जो युवाओं का का जोश और आपका सम्मान, इसी को लौटाना ही छत्तीसगढ़ के गाँव की समृद्धि को वापस लौटाना है। छत्तीसगढ़ के गाँव की नहीं, छत्तीसगढ़ के मोहल्लों की समृद्धि को वापस लौटाना है। छत्तीसगढ़ के मोहल्लों को, शहरों को, गाँव को, इसके मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि छत्तीसगढ़ का हर वर्ग दूसरे वर्ग से कटता चला जा रहा है। वृद्ध जो है वो अपने आप को सोचते हैं कि वो कटे हुए हैं युवाओं से, युवा सोच रहे हैं कि वो नवयुवाओं से कटे हुए हैं, नवयुवा सोच रहे हैं कि वो बच्चों से कटे हुए हैं, तो फिर जुड़ा हुआ कौन है? हम अपने घरों में अलग-अलग वर्गों में बँट चुके हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? ये सरकार का नहीं, ये समाज का काम है। सरकार को जो चाहिए, सरकार से जो हमको चाहिए इसमें, सभी वर्ग से बात करके लाना चाहिए। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं प्लानिंग कमीशन में बैठता हूँ। मेरा ऑफ़िस जो है प्लानिंग कमीशन में है। तो कभी भी आप लोग का जो समूह है उसका एक प्रतिनिधि मंडल मेरे प्लानिंग कमीशन में आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारा योजना भवन नया रायपुर में है, जहाँ 11 बजे से 5 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ, आने-जाने में कोई रोक-टोक नहीं है। आप लोग अपने-अपने जगह से प्रस्ताव तैयार कीजिए। प्रस्ताव तैयार करने के बाद आप आइए, आपकी उम्र के बहुत सारे मेरे मार्गदर्शक हैं वहाँ पर, वाइस चेयरमैन हैं, मेंबरान्स हैं। इन सब लोगों के साथ आप बात करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। और एक कुछ नई चीज़ यदि निकल के आती है, निश्चित तौर पे हम सरकार को चाहे बजट सेशन रहे, मत रहे, बीच का समय हो, सरकार के साथ ये सुनने वाली सरकार है, इससे हम अपनी बात ज़रूर मनवा लेंगे। और मैं आपका बच्चा हूँ, आपको ये लगता है कि ये बात होनी चाहिए, तो आपका पहला अधिकार है मेरे ऊपर, आपको आना चाहिए। आप आएँगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके सिवा जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। आप लोग यदि अपने ग्रुप को ठीक से बना लेते हैं, तो हम लोग स्थानीय स्तर पे जो हेल्थ वर्कर हैं, उनसे आपको लिंक कर सकते हैं कि भई एक बार जाके चाचा लोगों को देख लेना।
जाके एक महीने में एक बार हेल्थ चेकअप कर लेना। हेल्थ के बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो न्यूट्रिशन की है। तो न्यूट्रिशन में आप लोग का सुझाव जैसा रहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि आप लोग को सब कुछ पता है न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद एक आखिरी चीज़ आती है, यदि कोई आदमी चाहता है कि वो अपने नॉलेज को रिकॉर्ड कराना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेक्सिको के एक ट्राइब में अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग शुरू किया है। वो लोग मछुआरे जाति के लोग हैं और मछुआरों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो अनुभव जो होते हैं, वो बहुत पर्सनल होते हैं। मतलब समुद्र के अंदर किस सीज़न में कब मछली मारने जाना है और मछली मारने के समय क्या-क्या तकलीफ आती है और किस तरह से जाल डालते हैं, किस तरह के समय में जाल को छोड़ के भाग जाना चाहिए, किस समय में जाल को के पीछे करना चाहिए, समुद्र के तूफ़ान कब-कब, कैसे-कैसे आए थे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो कम्युनिटी है, उसको जो सरकार ने दिया, वो तो दिया ही दिया। लेकिन उनकी कम्युनिटी ने क्या किया कि अपने सारे बुज़ुर्ग लोगों को बुलाया और सब लोगों को रिकॉर्डिंग करने को बोला कि आपके जो अनुभव है, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ताकि ये जो आपका अनुभव रहा है सालों का, वर्षों का, ये अनुभव जो है एक मूल डॉक्यूमेंट की तरह हमारे सामने रहे। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आजकल रिकॉर्डिंग बहुत छोटी बात है। किसी भी एक युवा को पकड़ के वीडियो ऑन करा लीजिए अपने मोबाइल में, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अब ये बात को बाल्को बंद हो रहा था, तो बाल्को को एल्यूमीनियम के प्लांट को शट डाउन होने के बाद वापस कैसे खड़ा करना है, इसमें जो चंद्रशेखर चाचा ने काम किया था, अब वो चंद्रशेखर चाचा के जुबान से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। या बाकी आप लोगों को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, सब लोगों का होगा। किसी ने अपने घर के किसी एक समस्या को कैसे सॉल्व किया, ये भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। हमारे दादाजी लोगों को लगता था कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसा लगता था ना? आपके पिताजी लोगों को लगता था। आप लोगों को भी लगता होगा कि हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ये सहज बात है। लेकिन हमारे दादाजी लोगों ने आप लोगों को सिखाया। और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग हमको सिखाने के लिए कुछ ज़रूर सामग्री छोड़ के जाइए और वो सामग्री छोड़ के आप रहिए साथ में, हमारे बच्चों को हम लोग बताएँगे। उनको यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास आ सकें। तो पहली चीज़ मैंने कहा कि भूमि के बारे में बातचीत हो सकती है। भूमि के लिए सरकार का एक प्रावधान है, 75% पैसे माफ़ हो सकते हैं। एक अच्छा ज़मीन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कही कि आप लोग एक बेहतर लाइब्रेरी और एक बेहतर समाज के लिए जो आपको लगता है योगदान देना है, आप उसको एक बना के मुझे भेज सकते हैं। मैं प्लानिंग कमीशन में बैठता हूँ, सरकार से जो सुविधाएँ चाहिए उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरी बात मैंने कही कि स्थानीय स्तर पे यदि आपका कोई क्लब हो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट को बोल के हम लोग वीक में 1 दिन आपके यहाँ भेज सकते हैं। जो हमर सरकार हमर दुआर तुम्हार दुआर वाला जो मामला है, उसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप में से कोई सेवाएँ देना चाहता है, किसी तरह की, तो उस सेवाओं को हम स्थानीय स्तर पे लिंक कर सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में जब तक अंग्रेजी का विद्यालय नहीं था, तो मेरे पिताजी अपने गाँव में खेती से समय बचा के फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते थे वो और हमको पता है वो कितने अच्छे शिक्षक हैं। आप लोग भी ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी बात मैंने ये कही कि गौठान में एक जगह से 1 एकड़ हर गाँव में सुरक्षित है, जिसमें से एक हिस्सा आप सब लोगों के लिए एक चालियारी गुड़ी के लिए हम लोग खोल सकते हैं। जिसमें जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके लिए विशेष गुड़ी जहाँ पर वो बैठें, खेलें, गायों को देखें, बच्चों को देखें, बातचीत करें। क्योंकि अभी बहुत से युवा वहाँ आने वाले हैं। अभी हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं, तो पूरे गाँव की बहुएँ, माताएँ, बहनें, बच्चे अब गौठान में बहुत लंबा समय गुज़ारने वाले हैं। ऐसे समय में आप लोग भी बहुत अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं। हर मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो इतना मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता था। इसके सिवा आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शर्मा जी, मैं चंद्र प्रकाश देवरस आपके समक्ष 3 बातें रखना चाहूंगा सभी वरिष्ठ जनों की ओर से। कृपया आप शासन तक पहुंचाने के साथ साथ
उनके निराकरण के लिए भी हमारी मदद करें। सबसे पहले तो ग्रामीण अंचलों में हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है और महिलाओं की संख्या करीब करीब 14 लाख है छत्तीसगढ़ में। उनके लिए किसी भी प्रकार के वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। ग्रामीण अंचल में महिलाओं के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम खुलवाने के लिए शासन की ओर से हो या अपने यहाँ जो कारपोरेट जैसे SCCL है, बाल्को है, NTPC है, इनके जरिए खोलने के लिए एक प्रयास करें तो उन गरीब महिलाओं का भला होगा। नहीं तो क्या होता है कि उनका लोग लड़का जिए खाए पर चल देते तहा भाई के गांव के मजूरी जब तक जांगर चला थे तब तक तो चलाइन, ओकर बाद में भीख मांगे के स्थिति आ जाती। इसीलिए उनकी ओर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, अभी छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ जनों के लिए किसी मंत्रालय की व्यवस्था नहीं है। अन्य राज्यों में खास करके मध्य प्रदेश बताऊंगा, महाराष्ट्र बताऊंगा, जहां वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद या कल्याण कमीशन शासन के द्वारा नामांकित है, वह यह आयोग वरिष्ठ जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यरत रहता है। इसलिए अपने छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रावधान किया जाए। और तीसरा तथा अंतिम कि पहले कुछ दिनों पहले डे केयर यूनिट अपने यहाँ चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। इन डे केयर यूनिट को पंचायत स्तर तक, जैसे आपने कहा गुड़ी के लिए, तो गुड़ी के माध्यम से भी चलाया जा सकता है ये डे केयर यूनिट, और उसके लिए पंचायत को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा प्रावधान रहे। और चौथी लास्ट अंतिम बात ये कि हर एक जिले में हम वरिष्ठ नागरिक संघ बने हुए हैं। अभी करीब 31 संगठन छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं जो कि महासंघ से संलग्न है और हम राष्ट्रीय संघ से संलग्न है। तो हर एक जिले में कम से कम एक संगठन वरिष्ठ नागरिकों को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए, गतिविधियां मतलब फिजियोथेरेपी है, लाइब्रेरी है, गेट टुगेदर है, डे केयर है, इसके लिए एक भवन निःशुल्क दिया जाए। अभी बिलासपुर में, कोरबा में, कवर्धा में, भिलाई में, दुर्ग में दिया गया है। इसी तरह का रहे। ये जो आपने योजना बताई कि 75% अनुदान के साथ हम जमीन खरीदें, हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ में जो पेंशनधारी और नॉन पेंशनधारी लोग हैं, जो उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है कि वे आज के भाव के हिसाब से जमीन को खरीद सकें। इसलिए इस बात को थोड़ा वृद्धजनों की सुविधा के लिए एक सुविधा के रूप में लिया जाए और इसको निःशुल्क दिया जाए, ऐसे मैं निवेदन करूंगा आपके जरिए मुख्यमंत्री महोदय से। कृपया इस बात को ले जाएं। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। एक बात रखना चाहता हूँ आदरणीय शर्मा जी से। हमको अपने वरिष्ठ नागरिक संघ पेंशनर्स लोगों के लिए जमीन की मांग की थी और हमको 1200 वर्ग फुट की जमीन दी भी गई है, लेकिन उसके लिए राजस्व पटाने के लिए 26,32,000 रुपए का डिमांड नोट मिला है। तो ये राशि अत्यधिक है। तो मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक छूट के लिए प्रस्ताव बना के भेज देता हूं और आप एक अग्रिम प्रति ले जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास में निवेदन कर दीजिए, हो सकता है आपको छूट में मिल जाए। तो जैसा कि महोदय ने अभी बताया 75% छूट मिलेगी, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को, तो हम लोग उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? आना चाहिए। शर्मा जी से हम जरूर। हाँ शर्मा जी, आप बोलेंगे कुछ? आप लोग सब एक एक करके बता दीजिए, फिर मैं लाइन से बोल दूंगा, सबका जवाब दे दूंगा। जी हाँ। शर्मा साहब, किसी को? हाँ, मैं PL सोनी बोल रहा हूँ सर। मैं ये चाहता हूँ सर कि जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ये शुरू की जा सकती है सर, एक्सेप्ट बीपीएल की जो है वो व्यवस्था तो अलग बनी हुई है 150-200, और वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है।
तो उसमें मैं चाहता हूं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की दूसरे राज्यों के समान व्यवस्था होनी चाहिए सर। ये रिक्वेस्ट थी हमारी जी। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? किसी का कोई प्रश्न है? सर मैं ललित कुमार वर्मा बोल रहा हूँ भिलाई से। जी सोनी जी ने जो अभी एक सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। APS 95 के बारे में सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। वृद्धावस्था पेंशन जो है वो यदि हो गया तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनके पास इनकम का एक संक्षिप्त सोर्स हो जाएगा, तो जीवन यापन सामान्य सुविधा के अलावा और बाकी सुविधाएं वो भी आराम से कर सकता है। मैं इनके साथ जोड़ना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरला में ये वृद्धावस्था पेंशन लागू है और राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसमें कोई बीपीएल एपीएल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि वहां तो सिर्फ ये देखा जाता है कि उनकी कोई आय का दूसरा स्रोत नहीं है, तो उन्हें वृद्धजन, और उसे नाम ही दिया है ओल्ड एज पेंशन करके, और वो ये ओल्ड एज पेंशन सभी वृद्धजनों को दी जाती है, समान रूप से दी जाती है। दरअसल सर ये डिमांड जो हमारी है, ये मैंने इसलिए रेस की हुई है कि हम लोग अल्प वेतन अल्प पेंशनर हैं। अल्प पेंशनर मतलब आज की तारीख में 1,000 रुपए हमारी पेंशन है सर, पब्लिक सेक्टर में नौकरी करने के बाद। तो दूसरी समस्या उसमें ये आती है, EPS का भी अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो केंद्र की बात है, राज्य सरकार की बातें अगर हम शर्मा साहब तक पहुंचाएं तो शायद कुछ लाभ मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड भी हो गया हमारे फेवर में, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है केंद्र सरकार, वो एक अलग चीज है। मैं चाहता हूं कि पेंशन की स्टेट लेवल पे अपनी व्यवस्था वृद्ध जनों के लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो पेंशन की व्यवस्था नहीं करने के अलावा अगर आपने सब कुछ कर दिया तो भी वो, मैं समझता हूँ, एब्यूज है एक हमारे साथ, और उसकी सख्त जरूरत है सर। बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं और बुजुर्ग लोग जो है वो 2 टाइम का खाना इज्जत से नहीं ले सकते हैं, तो वो कम से कम अपना टिफिन तो बनवा सकते हैं कहीं से। कुछ ऐसी राशि निर्धारित की जानी चाहिए उस पर। तो मैं शर्मा साहब का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन जो है उसकी जरूर व्यवस्था करें या प्रस्ताव डालें कि चर्चा हो सके उस पर। शर्मा जी, जी मैं जी आपका बोलिए। ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा, खरसिया निवासी, वैद्य होता हूँ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर से, वैद्य विग्रह शर्मा MLA भी से खरसिया से। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भंडार है अपने छत्तीसगढ़ में, तो उसको विकसित किया जाए, हर बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिले। मैं निःशुल्क एक आयुर्वेदिक औषधालय चलाना चाहता हूं, सरकार की ओर से निःशुल्क। ये जड़ी बूटियां जो अपने भंडार हैं छत्तीसगढ़ में, उनके जरिए कठिन रोगों का भी इलाज मैं करना चाहता हूं। और पूरे देश में मैंने निर्मला देशपांडे के सानिध्य में कई संस्थाओं में काम किया है, जन चेतना जगाई है, नारी शक्ति बढ़ाई है, स्वास्थ्य के प्रति हर आदमी जागरूक रहे, एंटीबायोटिक दवाइयां न खाए, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करे, इसे मेरा सुझाव है। कोरोना काल में भी मैंने, आदिवासी जिला है हमारा रायगढ़, काफी अच्छा काम किया है। मेरे पास अच्छी टीम है, कई संस्थाओं का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी 68 इयर्स उम्र है, ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मुझे सेवा का अवसर देवें, मुझे दायित्व दें माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर एक आयुर्वेदिक निःशुल्क औषधालय जिसमें वरिष्ठ जन शामिल हों और उनके माध्यम से लोगों की सेवा हो सके, यही मैं कहना चाहता हूं। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं विद्या गोवर्धन। मैं 1 मिनट कुछ कहना चाह रही हूँ। नमस्ते सबको, शक्ति को भी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मैडम। और बहुत अच्छा अभी का वक्तव्य हुआ आपका। मैं वरिष्ठ जनों के संगठन में हूँ और मैं कुछ मांगना नहीं चाह रही हूँ, बस हम लोगों ने काफी साल पहले से
गोमूत्र और इससे एक जीवामृत बनाने की कोशिश की है कुछ संगठन मिलके छोटे-छोटे। तो मैं महिलाओं को और युवाओं को खास करके गाँव के इसमें जोड़ना चाहती हूँ। तो वो जो बनेगा जीवामृत उसके लिए मार्केट का प्रबंध या उसको अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी से वो सर्टिफाई हो जाए तो मार्केट मिलेगा, तो इसमें रोजगार मिलेगा और युवा और महिलाएं मिल के ये करेंगे तो अलग से वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं होगी। उनका जो इनकम होगा वो उनको दिया जाएगा। ऐसा मेरा कृपया निवेदन है। हो सकता है प्रारंभ किया हो अभी और नहीं किया हो तो आप मेरे को बताइए कि कहाँ पर भेजना है, तो मैं ज़रूर इसके बारे में कोशिश करूँगी। धन्यवाद। और कोई? हेलो देवराज जी। हाँ, हेलो कौन? देवराज साहब, पहले नाम बताइए सर। कैन आई टॉक? या। मैं रैना बोल रहा हूँ हरिद्वार से। शर्मा साहब, ओके, जस्ट रैना आपकी जी। जानकारी मैं रखना चाहता हूँ। जी जी। यस सर, शर्मा साहब, there is a Maintenance of Parents and Senior Citizen Act 2007. As per that, every district should have one old age home for indigent people. I mean, for lower poor people. लेकिन वो जस्ट हमें मांगना है या आप गवर्नमेंट से बोल सकते हैं ये हमने बोला है, वी आर कमिटेड टू दिस एक्ट, देन वी शुड इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। सब दूसरी ही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 1 साल के लिए 200 करोड़ अलॉट किया है फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम। तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में ये बोलना है कि इसमें जो स्टेट स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो स्कीम दे दी। दिस इज नोन एज अम्ब्रेला स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। इसके अंदर है स्टेट स्कीम, देयर इज अ डे सेंटर, उसका खर्चा दे देंगे, फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए दे देंगे और हेल्थ सेंटर के लिए दे देंगे। बट व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर इग्नोरेंट, they are not trying to implement these things. It is there is an allocation and we need to ask why it is not being done. Just for your information, thank you very much. एक केयर सेंटर तो चल रहे हैं सर छत्तीसगढ़। वो ठीक है, और भी बोल, अगर और कहीं खोलने हो तो आपके पास अलोकेशन है, पैसा है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा उसकी एक स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको अपेंडिक्स 2 बोलते हैं। इस स्कीम में नेशनल एक्शन प्लान फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 1 साल का 200 करोड़ अलॉट हुआ है। तो इसका फायदा उठाया जाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अलग से स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अंडर दैट ग्रांट। यस सर। ये ठीक कह रहे हैं। इसके बारे में Okay, अभी sir. अम्ब्रेला स्कीम प्लानिंग कमीशन के पास में भेज देंगे, मेरे पास में है अम्ब्रेला स्कीम। हाँ, वो शर्मा साहब को दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं Yes, शर्मा जी को भेजूंगा ताकि उनको भी इस बारे में पूरी ऑथेंटिक स्टेट को बेनिफिट हो। यस सर, यस सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हेलो। हाँ, नाम बोलिए हेलो। सर, प्लीज नाम बताएं। हाँ जी सर, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं इकबाल सिंह। हाँ इकबाल बोलिए। हाँ, इकबाल सिंह। हाँ बोलिए इकबाल। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं शर्मा जी से एक ये बात कहना चाह रहा था कि ये जो वृद्धावस्था पेंशन की चर्चा चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ी विसंगति है कि अभी खैर देवराज साहब ने तो ये कहा कि ये सभी वृद्धजनों को समान रूप से मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था है गरीबी रेखा सर्वे में जिसका नाम हो। तो गरीबी रेखा सर्वे जो होता है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे नियम है 2007 में जिसका नाम है, केवल उसे ही ये पेंशन मिलेगी। तो इसमें मुश्किल से 5% या 10% लोगों को ही ये सुविधा प्राप्त हो पाती है, क्योंकि गरीबी रेखा सर्वे में तमाम लोगों के नाम छूटे हुए हैं और यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि सर्वे करने वाले जिस समय आते हैं और जिस समय करके चले जाते हैं, वो इतना विसंगतिपूर्ण है कि ना तो वो लोगों के घर जाते हैं, या जब वो आते हैं तो लोग घर पे नहीं होते, या लोग बाहर मजदूरी करने गए होते हैं, या किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं होती। तो इन कारणों में तमाम लोगों को गवर्नमेंट की किसी भी सुविधा का, चाहे उन्हें बिजली की कोई व्यवस्था लेनी हो या चाहे उन्हें कोई और सरकार से आर्थिक सहायता जो मृत्यु के बाद मिलती है नगर पंचायतों से 10,000 5,000 रुपए, सभी में इसीलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका नाम 2007 के सर्विस सूची में नहीं है। मैं आपको पेंड्रा नगर पंचायत की स्थिति बताता हूँ
कि यहाँ पे मुश्किल से 20% लोगों को ही ये सुविधा मिलती है, और बाकी गरीब से गरीब लोग पेंशन भी नहीं पा पाते हैं, जो मात्र 300 रुपए है, 300 या 350 रुपए। तो मेरा निवेदन सबसे पहले ये है कि ये गरीबी रेखा सर्वे का, अच्छा फिर उसका 2013 में भी सर्वे हुआ है, या तो ये सर्वे का जो सिस्टम है ये बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। या तो ये सर्वे मुक्त किया जाए, कम से कम गरीबी रेखा में, किसी भी गरीबी रेखा में किसी का नाम हो, उसको ये मिलनी चाहिए। और दूसरा इसमें एक जो आजकल बैंकों से मिलती है पेंशन, तो बहुत से बूढ़े बुजुर्ग बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े तंग आ चुके हैं, फिर उनके अंगूठों के निशान मिट जाते हैं, तो ये जब जाके अंगूठा लगाते हैं तो इनके निशान नहीं आते, तो ये लोगों को भी ये पेंशन नहीं मिल पाती, और ये भटकते रहते हैं कि मेरा, फिर इनको बोलते हैं दोबारा आप आधार कार्ड बनवाओ, दोबारा आधार कार्ड बनाने के अंगूठे का निशान लगाओ, जबकि इसमें नियम यह है कि इनके घरों तक भी पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि ये बैंकों के कारण और भी विसंगतिपूर्ण हो गई। तीसरे नंबर पे इसमें जो बात सामने आ रही है कि इनकी पेंशन कभी भी टाइम पे नहीं आती। अब ये 350 रुपए पे आश्रित लोग अगर 4-4 महीने 5-5 महीने तक पेंशन नहीं आती, तो उससे भी उनका जीवन जो है वो बड़ा व्यथित रहता है, और वो उस पेंशन की, और उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है। 3 या 4 महीने में आने में पहले तो जो डायरेक्ट मारते थे वो लोग भी करते थे कि दस्तखत का अंगूठे लगवा लेते थे और 2 महीने की दे देते थे, और 3 महीने की वो पेंशन जो है वो अपने जेब में डाल लेते थे। इसलिए बैंक की व्यवस्था की गई, पोस्ट ऑफिस की गई, पोस्ट ऑफिस वाले भी यही करने लगे। यद्यपि बैंक में ऐसा नहीं हो रहा होगा, परंतु हो रहा है, खाते नहीं खुलते, खाते बदल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी विसंगतिपूर्ण है। इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। पेंशन भी जो 350 रुपए बहुत ही कम है, जबकि विभिन्न राज्यों में, जैसे देवराज साहब ने बताया कि पेंशन बाहर जो है दिल्ली में 2000 रुपए है, और बहुत सारी जगह कम से कम अगर कितना भी कम किया जाए तो आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि 350 रुपए तो बहुत ही कम है। और अगर मेरे मुंह से कोई पूछे तो मैं कहूंगा इनको 2000 या 3000 मिलना चाहिए, परंतु अगर स्टेट की अपनी जो भी स्थिति हो, कम से कम प्राथमिक स्थिति में 1000 रुपए तो आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है कि मेरी इस बात को शर्मा जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इस व्यवस्था में सुचारू रूप से इसमें व्यवस्थित करने का वो करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का सवाल कुछ और हो तो? हाँ सर, मैं दामोदर मुदाफरे भिलाई से बोल रहा हूँ। बोलिए मुदाफरे जी। सर, हम लोग नागरिक सुरक्षा संगठन भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त हैं जी, और हमने अपना एक एनजीओ बनाया है सर। हमारे पास में एक्सपर्टीज लोग हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, हेल्थ के सेक्टर में और टेक्निकल में एक्सपर्ट्स लोग हैं। हम तो निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। हम चाहते हैं कि शर्मा जी से मेरा निवेदन था कि हम जैसे लोगों का यदि हम सहयोग कर पाए सरकारी स्तर पे, तो कुछ हमको एक प्रशिक्षण का मौका दें तो हम लोग प्रशिक्षण दे सकते हैं सर। हमारे पास में बहुत सारी विधाएं हैं, हमारे पास में अलग अलग टीम है, रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर डिजास्टर, किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक विसंगतियां हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या कृत्रिम आपदाएं हो, तो उस समय लोगों की जान कैसे बचाएं और हम अपने स्तर में क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारे पास में अलग अलग टीम के द्वारा हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो हम चाहेंगे निःशुल्क देते हैं, तो शासन हमारे लिए क्या कर सकता है सर इस स्तर पे? सर आप ये भी बताएं कि आप सभी लोग वरिष्ठ जन हैं? नहीं सर, हमारे पास में जो फैकल्टीज हैं, जो सीनियर फैकल्टीज हैं, वो वरिष्ठ हैं, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे पास में युवा वर्ग हैं। अच्छा, बढ़िया। युवा वर्ग हैं सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करते हैं, बचाव दल। कुछ हमारे पास में हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले हैं, वो भी युवा हैं सर, उनको मैं जोड़ा हूं सर। मैं चाहता हूं कि अगर मन में किसी के कोई बात है तो वो अपनी बात जरूर रखें। एक बहुत अच्छा मंच है और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार जी बैठे हैं और आपकी बातें इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच सकती हैं। और कितनी जायज डिमांड कर रहे हैं, कितनी हम एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, इसका तो शर्मा साहब खुद ही हम लोगों को जवाब दे देंगे। वैसे शर्मा साहब, इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन ही जुड़े हुए हैं सारे। मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूं कि 2007 सीनियर सिटीजन एक्ट में जो प्रोविजन रखा गया है
कि किसी प्रकार की मतलब राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर है, ये सब चीजें हैं उसके अंतर्गत। पर यदि खास तौर से हम अभी अपने छत्तीसगढ़ की सीमित हो गए हैं इस एज में आने के बाद, तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन में मैंने एक केस देखा कि बच्चों के द्वारा भरण पोषण ना दिया जाना और उन अपने पेरेंट्स के ही घर में जबरदस्ती रहना, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पुलिस विभाग का ये रवैया है कि हमको कॉपी नहीं आई, वो अपनी इंडिविजुअल कॉपी दे के जा रहा है, लेके जा रहा है थाने में, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस एक्ट का क्या फायदा होगा सर? एक तो जो 90 दिन में होना था फैसला, वो 1 साल पूरा लग गया, उसको एक कॉमन मैन के समान वहां प्रेजेंट करना पड़ा, जबकि उसने सीनियर सिटीजन का रेफरेंस दिया। नंबर 2, ये प्रयास करें सर कि अब सीनियर सिटीजन को लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। बैंकों की लाइन है, पोस्ट ऑफिस की लाइन है, पेंशन के लिए जाते हैं, मेमोरी वीक हो गई है, तो किसी भी बैंक में मैंने नहीं देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई सिंगल विंडो का छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोविजन रखा गया हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, और किसी को बोलना है? थैंक यू सर, अब आपकी बारी। नहीं, कोई एक आध और सवाल? महिलाओं से बहुत कम आए हैं सजेशंस, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया जल्द कर दें। महिलाओं की तरफ से कोई सवाल है? नमस्कार, मैं उडुपी से हूँ, जी कर्नाटक से। हमारे यहाँ डे केयर सेंटर के लिए हमने बहुत मांग की एक प्लेस के लिए, लेकिन नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, देंगे देंगे करके बता रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है। और डे केयर सेंटर में भी बहुत काम भी तो करना पड़ता है, और इट शुड बी कंटिन्यूअसली रन होना चाहिए ना ठीक से। तो ये भी तो प्रॉब्लम है, रन करना, मेंटेन करना। अगर खुल गया तो ये भी प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं बहुत सीरियसली। अभी ट्राई करेंगे, बोलेंगे एमएलए से। हाँ जी, मंजू जैन मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? मंजू जैन भिलाई से। हाँ, मंजू जैन मैडम अनम्यूट करके बात करें। जी बोलिए मैडम। शर्मा जी, मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि कोरोना काल में जैसा कि हमने देखा है कि हमारी बचत ही हमारे काम आई है, तो मैं ये सोच रही थी कि बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जो हम लोग ले सके और आगे आने वाली पीढ़ी भी पॉलिसी को ले सके। अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो बुजुर्गों के लिए हो, तो मैं यही बोल रही थी कि ऐसी कोई पॉलिसी आप निकलवाएं जिससे कि हम लोग पॉलिसी बेच सकें और पॉलिसी खरीद सकें। ठीक है, जी सर, हो गया, आप शुरू करें। थैंक यू सर, प्लीज। एक बार विद्या मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, उनको करें, शायद मैं अपनी बोलिए। बात। नमस्कार, मैंने अपनी बात रख दी थी। मैं ये चाह रही थी कि वो स्कीम हमारे दृष्टिकोण से है, उसको आप के स्कीम से जोड़ना चाहते हैं मार्गदर्शन में, ताकि मतलब उसमें मेरे 2 कंसेप्ट है। एक तो युवाओं को काम मिलेगा, और वृद्ध महिलाएं हैं या खास करके महिलाएं, जो भी महिलाएं वो उसमें जुड़ेंगी तो उसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं है। गोबर और गोमूत्र से बनती है वो चीजें, और बहुत ज्यादा वृद्धाश्रम बढ़ाने के विचार में मैं नहीं हूँ, क्योंकि महिलाएं भी अलग से घर छोड़ के रहना नहीं पसंद करती। तो युवाएं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ये जो आर्थिक भार है, जो एक दूसरे को मुश्किल होता है चाहने के बाद भी, तो ये जीवामृत वाला कंसेप्ट जो है उसको यदि लाया जाए, ये जो योजनाएं चल रही है इसी के साथ हो जाएगा, बस उसको मार्केटिंग हो जाए, ये मैं चाह रही हूँ। तो मैं यदि समय दे तो उसके बाद कुछ प्लान जो है वो शेयर कर पाऊंगी, और आप लोग के मार्गदर्शन में बनेगा, और जो जो चीजें उपलब्ध है उसमें ही बनेगा। मेरा एक विचार है बस। बढ़िया, धन्यवाद। ठीक, मैं अब शुरू करूं? जरूर सर। जी, जो मेरे पास सजेशन आए हैं उसमें मैंने जो नोट किया है, पहले वीमेन वृद्धाश्रम का है, जिसमें अपन गांव में महिलाओं के लिए है, और जो खासकर ऐसी महिलाएं जो गांव में अब कुछ काम नहीं कर पाएंगी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और टाइमली उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, बात बहुत अच्छी है। मंत्रालय में इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक नया सेल होना चाहिए, डे केयर यूनिट फॉर सीनियर सिटीजन होना चाहिए,
सोनी साहब ने अपनी बात रखी थी कि हम लोगों को एक पेंशन होना चाहिए। अच्छा, ये जैसे आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, गोवा में जिस तरह से पैसे मिलते हैं उस तरह की बात हमको सोचनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल और हर्बल हमारे एक काका हैं जिनका खरसिया में है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि वो एक स्थानीय रूप से काम करें और सरकार उनको एक आयुर्वेदिक दवाखाना खुलवा के दे। उसके बाद विद्या जी ने जैसे जीवामृत को सर्टिफाई करके महिलाओं और बच्चों के लिए कहा। नेशनल एक्शन प्लान फ्रेमवर्क फॉर सीनियर सिटीजन पे भी बात हुई। उसके बाद एक बात जो है वो मेंटेनेंस की भी आई कि मेंटेनेंस के ऊपर में क्या करना चाहिए। प्रेमलता जी ने बोला कि पॉलिसी जो है उसको नए ढंग से रिफ्रेम करना चाहिए। इसके साथ जो है जो और बातें हुई थी उसमें एक आ गया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक घर ले लें। तो ये माना गया कि हमको ये जो घर है या जो रहने की जो हमारा सेंटर है वो फ्री में दिया जाए। और बैंक के सामने इकबाल साहब ने कहा कि बैंक के सामने पेंशनर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम यदि वो घर पहुँचा दे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक अच्छी अलग से व्यवस्था होना चाहिए। दामोदर जी ने कहा कि वो मैनेजमेंट और खासकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी काम कर रहे हैं और वो भिलाई में उनका काफ़ी अच्छा काम है, तो वो उनको जोड़ना चाहिए। ये जो मोटी-मोटी चीज़ें जो मैंने सुनते हुए बात को नोट की थी, वो मैंने आपके सामने रखी। और इस मामले में मैं आपसे 2 बातें कहूँगा। जितना अच्छे ढंग से आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है कार्यक्रम, मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद और आप लोग को बहुत-बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह का कार्यक्रम आप फिर से ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे, मैं आऊँगा। लेकिन जो बातें आज आपने कही हैं, इन सबको समराइज़ करके आपके संगठन के लेटर पैड पे या लेटर हेड पे एक डिमांड की शक्ल में यदि आप मुझे भेज दें, प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार, जी योजना भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। या तो आप मुझे भेज दें या मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है तो उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दें। जरूर सर, तो ये थैंक यू। जो है तो इसको मैं तुरंत जो है सीएम साहब के संज्ञान में लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरी चीज है कि बजट के सत्र के पहले ये जो जिस समय में हम खड़े हैं, पीछे पूरा आप देख ही रहे हैं कि जो कोविड के टाइम में जो तकलीफें हुई जिससे आप खुद गुजरे हैं, तो पूरा राज्य भी एक तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और किसी तरह से हम उसको बचा रहे हैं। और किसानों के जेब में हो या उत्पादकों की जेब में हो, किसी भी तरह से पैसा डाल के उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जनजीवन में इसका दुष्प्रभाव कम पड़े। तो इसमें जो है लगातार कंसल्टेशन चालू है बजट के लिए और वो लगभग फाइनल शेप में है। कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो मैं आपसे ये तो अभी नहीं कह सकता तुरंत कि क्या बातें बजट में शामिल हो पाएंगी, क्योंकि जो बातें आप लोगों ने कही उसमें से कुछ बातें ऑलरेडी संज्ञान में शासन की थी और वो प्राथमिकता के क्रम में भी थी। तो दूसरी बार जब कभी भी हम बात करें तो कम से कम बजट सत्र के 1.5 महीने पहले अपनी बातें रखा करें ताकि वो बजट सत्र में आप लोगों को बुला के उस कंसल्टेशन का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन फिर भी ये जो बातें हुई हैं इसको मैं जो कल फाइनल कैबिनेट होगा वहां पर रखने की कोशिश करूंगा कि ये बातें कही है। तो जो मैंने लिखा और जो मैंने कहा वो मैं वहां पर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि इस समय कुछ इस बजट सत्र में कुछ कितनी बातें ली जा पाएंगी या नहीं ले जा पाएंगी। बहरहाल वो कोई अंतिम सत्र नहीं है और सरकार हमेशा फंक्शनल रहती है। तो आप जैसी बना के देते हैं तो प्लानिंग कमीशन में भी एक प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। नई योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया, नई योजनाओं को बनाने में लोगों के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया। तो मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं कि
जो बातें आप लोगों ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक की तरह आपने बात कही है और ये मेरा काम भी है, कर्तव्य भी है और इसको करने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये बातें मैं संज्ञान में तुरंत लाऊँगा और इसके साथ ही यदि आप मुझे 10 दिन के अंदर ये लिखित में भेज दें जो आज आपने बातें की है और भी जो चीज़ जुड़ सकती हैं, तो मैं आपको ये बता दूँगा 10 दिन के बाद कि हम किन-किन विषयों पे विचार कर रहे हैं और किन-किन बातों पे अभी विचार नहीं कर पाएँगे। तो उसके बाद जो है ये संवाद हमारा निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू सर। आज मैं आपसे इतना कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपका जो प्रोग्राम ये अभी चल रहा है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय आपको लेटर हेड में ये सारी बातें समराइज करके अपने तरीके से आपको विद इन वीक शायद भेज पाए। देवराज साहब, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मैंने वैसे भी मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ 3 तारीख को आए थे यहाँ बिलासपुर में, तब मैंने एक ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी वो रखा हुआ है और उसके ऊपर में कुछ कार्यवाही हो रही होगी ऐसा लगता है। इसमें से बहुत से मुद्दे मैंने उसमें निवेदन किए थे। फिर भी मैं शर्मा जी को भी मैं भेजूंगा ये आज के बारे में जितनी चर्चा हुई है इन सभी मुद्दों के ऊपर में। ये मेरा वादा है या मेरा कर्तव्य है, मैं कहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। शर्मा साहब, एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा अगर समय आपके पास हो तो। जी जी, बोलिए बोलिए। सर हम लोग जो संगठन, हमारा संगठन तो खैर पंजीकृत है, हमने 3 साल पहले पंजीकृत करा लिया था और बराबर उसमें हम लोग मिलते जुलते काम करते रहते हैं। वहां पर समाज कल्याण विभाग से यदि हमको प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, जैसा हम अभी वर्चुअल मीटिंग से जोड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था और मैं फिर चाहता हूं कि अब कोरोना अगर हल्का हो जाता है तो हम आने वाले समय में, जैसा कि वीट का प्रोग्राम होता है आपका छत्तीसगढ़ में, हम लोग 15 जून को जो करते हैं, 1 अक्टूबर को जो सीनियर सिटीजन इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो यदि उसमें किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हम लोग उनको अप्लाई करें और वो हमको फंड दे सकें तो बहुत अच्छा होगा कि हम 1 या 2 दिवसीय कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जनों को इकट्ठा करके संचालित कर सकते हैं सर। उसमें हमारी जो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है कि उनको रोकना, भोजन कराना और कार्यक्रम में बहुत सी चीजों को शेयर, ये सभी चीजें आप लिख के दे दें। ये जो है सारी चीजें जो आपने कही और जो आप कहना चाहते हैं, अभी 2-4 बातें मन में रही होंगी, शायद आज कह नहीं पाए होंगे, जी हाँ जी, उन सभी को लिख लें आप। जरूर। और लिखने के बाद एक संगठन के लेटर पैड में मुझे लिख के दे दे, तो मुझे मेरे पास एक रिस्पोंडेंट होगा। बहुत सही कि भाई मैंने जो जवाब दिया तो किसको दिया, जी हाँ, जिसका लेटर आया उसको जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संगठन में संवाद इस तरह से सरकार के साथ चलता है। तो आज जो संवाद हुआ वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब उसको जो है एक संरचनात्मक प्रक्रिया के भीतर लाके जी हाँ उस काम को शुरू करते हैं, तो ताकि वो ब्यूरोक्रेटिक ढंग से पूरा हो सके। तो और आप लोगों को जो भी कहा है उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है जो मुझे लगता है कि गैर जरूरी है या फिर नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने जो रखा वो बहुत मिनिमल है, इतना मिनिमम होना चाहिए। पर सबकी अपनी-अपनी व्यवस्थाएं और सबकी अपनी-अपनी सरकार की भी होती है, आपके घरों की भी होती है। तो जो सरकार के मुखिया है उनके सामने बात रखेंगे और फिर हम अपनी बात रखते रहेंगे और संवाद करते रहेंगे। धन्यवाद। देवराज साहब तो कमिटमेंट करें फिर शर्मा साहब को। ओके धन्यवाद सर। आज निवेदन करूंगा मैं दीवान साहब से कि कृपया अनम्यूट करें और विशेष तौर से प्रदीप शर्मा साहब का जो इन्होंने बिल्कुल इतने सहज ढंग से हमारे साथ संवाद किया है, इसके लिए विशेष तौर से उनका धन्यवाद करें। और मैं चाहूंगा कि धन्यवाद की औपचारिकता आप पूरी करें। दीवान सर। धन्यवाद सोनी जी। उम्र तो सांसों की संगणना है और जिंदगी अनुभव की कविता। वाह। इस गणना, इस गिनती और इस अनुभव की धरोहर ज्येष्ठ नागरिकों के इस 19वीं आभासी सभा में मुख्य अभ्यागत और विशेष व्याख्यान देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, जो जीवन और धरती जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो अपनी संवेदनाओं से छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन का एक ऐसा दौर उन्होंने शासन के संज्ञान में और उनके
अनुभवों को जमीन पर उतारने का जो उपक्रम किया है शासन के तरीके से, वो वास्तव में स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। आज ये छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के इस सभा में उपस्थित हमारे तमाम जो सुधीर श्रोता हैं, जो कर्नाटक से श्रीमती पद्मा किनी, उत्तराखंड से श्री रैना जी, M.K. रैना साहब, और तमाम सब हमारे उत्तराखंड के पालगे, हाँ पालगे जी, तमाम सब लोग इस सभा में शरीक की सम्मिलित हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष करके आज के इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और हमारे छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश देवरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोनी साहब, पुरुषोत्तम लाल जी सोनी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके तकनीकी ज्ञान और कौशल से हम आप एक साथ यहाँ पर मिल सके हैं। श्री प्रदीप शर्मा के बारे में मैं बताऊं कि वे IITian हैं। उन्होंने विश्व के, खास करके एशियाई देशों में बहुत सारे उनके जो विचारों का औद्योगिकरण से लेकर के, व्यवसाय से लेकर के, जमीन, प्रकृति, जंगल, पर्यावरण, इस सारी समस्याओं को उन्होंने समेटे हुए एक नया मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बजट सत्र में भी यह समय दिया, ये हमारे लिए एक खास करके सौगात जैसी बात हुई है। जब हमने आपसे चर्चा की तो आपने सहर्ष स्वीकृति दी, और इतना व्यस्त रहते हुए भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए। श्री प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारी समस्याओं को आप मुख्यमंत्री और शासन के संज्ञान में लेते हुए एक तथ्य को, जो प्रथम तथ्य है वही प्रथम सत्य है, उससे अंतिम सत्य में आप परिवर्तित करेंगे, इसका हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान साहब, शर्मा साहब। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूं, और शर्मा साहब ने बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए दीवान साहब ने धन्यवाद दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग वैसे काफी सार्थक रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे बोलने के लिए जो वक्ता हैं वो तो 3 यहाँ पे उपस्थित ही हैं, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती पुष्पलता बंसल और श्रीमती विद्या गोवर्धन। ये 3 तो यही हैं, और कुछ जो है जैसे मधु पांडे जी कोरबा से हैं शायद। जी हाँ, जी कोरबा, हाँ। वर्धा से और मुंगेली से अभी नाम आने हैं, बिलासपुर से नाम आने हैं। ऐसे करके अपन एक कार्यक्रम उस दिन रखेंगे। विषय भी बता दीजिए सबको सर। विषय तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है ही, इसके अलावा विशेष जोर इस बात पे है कि सास भी कभी बहू थी। यह एक व्यवहारिक विषय है, और ये हर घर घर का विषय है कि सास जब बहू बन जाती है, बहू भी सास बन जाती है, तो वो अगली पीढ़ी के सास और बहू को क्या वो संदेश देना चाहती है, इसके ऊपर में अपने अनुभवों के आधार पर उसके बारे में सुनना ज्यादा मनोरंजक लगेगा, ऐसा लोगों का कहना है। और इसीलिए इस विषय को मात्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक सीमित न रख करके इन अनुभवों को भी साझा करने का हमारा इरादा है। इसलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में वे सोच करके और अपने विचार 8 तारीख को रखें। तो इस तरह से यानी अपने अनुभवों को साझा करने के लिए ये वरिष्ठ महिलाएं हमारा मार्गदर्शन करें, यही मेरा निवेदन है। ठीक है। हाँ, और महिलाएं स्वतः इसके लिए प्रयास करके मेरे से कांटेक्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। मैं एक लिस्ट बना लूंगा और उसको सीरियल में लेके आप लोगों की बातें सुनने को मिलेगा। शुभंकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, भूल गए थे, वो बीच में बैठे हैं। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मंडे को 8 तारीख को मिलेंगे। इस महीने की अंतिम बैठक है हमारी, और आप लोग के आने के लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम लोग 8 तारीख को फिर मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।